हिंदी स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। आपका कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? रेस्पिरेशन में आपका लंग्स वॉल्यूम क्या पढ़ाया था? लंग्स वॉल्यूम। लंग्स वॉल्यूम में आपका मैंने कंप्लीट किया था कल की क्लास को। आज वहीं से आगे हम स्टार्ट करते हैं। लंग्स कैपेसिटी क्या कहलाती है? ये लंग्स कैपेसिटी हम बोले तो फेफड़ों की क्षमता, कैपेसिटी कहलाती है क्षमता, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है? लंग्स वॉल्यूम में मैंने 4 टाइप ऑफ लंग्स वॉल्यूम बताए थे, मालूम है ना। उसमें से क्या याद रखना है आपको कि वैल्यू जैसे आ जाए कि टीवी की वैल्यू क्या है? टीवी टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी? तो 500। इसी तरह इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है? तो वैल्यू में ही पूछा जाएगा। आपका 4000 दे देगा, 5000 दे देगा, 1000 दे देगा और 3000 भी दे देगा, ठीक है ना। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि किसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। इसमें वैल्यू से ही रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह आती है आपकी लंग्स कैपेसिटी, जिसे हम बोलते हैं फेफड़ों की क्षमता, ठीक है ना। ये लिखेंगे हम फेफड़ों की क्षमता, इसे हम पढ़ेंगे। इसमें भी हम वैल्यू ही पढ़ते हैं। तो ये एक होती है आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आईसी हम बोले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसे हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी मतलब कि इनहेल, जो हमने इनहेल किया है, ठीक है, मतलब जो लिया है ऑक्सीजन हम कितनी ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन हम कहाँ कहाँ ले रहे हैं? एक तो टाइडल वॉल्यूम में ऑक्सीजन ले रहे हैं, और दूसरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में भी हम फोर्स के साथ भी ऑक्सीजन लेते हैं। तो दो जगह हम लेते हैं, एक टीवी और एक प्लस हम क्या लेते हैं? आईआरवी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आईसी, इसकी वैल्यू कितनी निकालेंगे हम? आईसी इक्वल आपका हो जाएगा टीवी बोले तो टाइडल वॉल्यूम, जैविक आपका जैविक आयतन, जो आपकी जैविक ज्वरीय आयतन, और दूसरा होता है प्लस आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आपको पता है ये ज्वरीय आयतन आपका कितना है? इसकी वैल्यू 500, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी आई थी जब हम फोर्स के साथ ऑक्सीजन खींचते हैं? तो आपका 2500 से 3000 के बीच में लिखवाया है। तो इस तरह से आपका आईसी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 500 और प्लस आपका 3000 लिखोगे या कि 2500, जो भी आप लिखना चाहो, तो आपकी आएगी 3000 से 3500 के बीच में वैल्यू आएगी। तो आप तो 2500 भी लिख सकते हो या कि 3000 भी लिख रहे हो। तो आईसी की वैल्यू निकल के आएगी सीधे, ये हो जाएगा 3000 से लेकर के 3500, 3000 से 3500 के बीच में आपकी आईसी कैपेसिटी होती है। समझ में आया ना। इंस्पिरेटरी सांस लेने की, अधिक से अधिक सांस भरने की अधिक से अधिक जो क्षमता होती है लंग्स में, वो आपकी एक बार में निकल रही है। तो कितनी हो सकती है आपकी? 3000 से 3500 मिलीलीटर में हम ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड मिलीलीटर में हम काउंट करते हैं। इसको समझ में आ गया ना। तो ये आप लिख सकते हो आईसी, ये आईसी ऐसे निकालते हैं, लिख लीजिए आप फटाफट। आईसी इक्वल टीवी प्लस आईआरवी। आईसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी मतलब बोले तो निश्वसित करना है, निश्वसित क्षमता कितनी, फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की क्षमता कितनी है। तो एक तो नॉर्मल और एक फोर्स के साथ, दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा लंग्स में जो गैस आने की क्षमता है वो एक बार में आपकी 3000 से 3500 मिलीलीटर, क्या लिखेंगे हम? 3000 से 3500 मिलीलीटर आपकी गैसेस आ सकती है, O2 आ सकती है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट लिखेंगे हम, ये हो गया आपका आईसी हो गया। सेकंड है आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये है आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी।
प्रकार्यात्मक क्षमता कहलाती है ये, या कार्यात्मक क्षमता, या कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो एफ आर सी इक्वल हम करेंगे आपका कितना हो जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में ई आर भी और प्लस आपकी आर भी। तो आपको पता है एफ आर सी इक्वल बात नहीं, ई आर भी में कितनी आई थी ये 1000 से 1100 है। अब आप देखिए जैसे हमने 1100 लिख लिया, कितना रख लिया 1100, ये हो गया आपका 1100 और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी थी आपकी 1200 से 1500, ठीक है ना। तो जैसे हमने यहाँ 1200 या 1500 जो भी आपको लिखना है, यहाँ ये 1200 मैंने लिख लिया, तो टोटल फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आपकी कितनी निकलेगी, या हम यहाँ 1000 ले लें, 1000 भी ले सकते हैं और यहाँ हम 1500 भी ले सकते हैं। तो आपका ये निकल करके आएगा, ये 1000 में 1200 आप ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 2200 से लेकर के और यदि 1100 और 1500 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2600 ml, ठीक है। कितनी आ जाएगी, यदि हमने 1000 लिया तो ई आर भी 1000 लिया और आर भी हमने 1200 लिया, तो दोनों को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2200, ठीक है। और यदि हमने इसका 1100 ले लिया और इसका 1500 ले लिया, तो दोनों काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2600। तो 2200 से लेकर के 2600 बीच की जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी एफआरसी कहलाएगी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। समझ में आया ना। कहीं कहीं पर इसको 2300 भी लिख सकते हैं हम, 2300 भाई 2600 तक हमको लेना है तो 2200 से 2300 भी हो सकती है, 2400 भी हो सकती है, 2500 भी हो सकती है। समझ में आया ना। तो वो कैपेसिटी कहलाती है आपकी एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी या कार्यात्मक क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट देखना वाइटल कैपेसिटी, ये आपकी वीसी कहलाती है, वाइटल कैपेसिटी जैविक क्षमता कहलाती है। ये क्या कहलाती है, जैविक क्षमता। तो वाइटल कैपेसिटी वीसी इक्वल लिखेंगे हम, वीसी इक्वल, एक तो हमारी टीवी जरूरी है, टाइडल नॉर्मल ब्रीथिंग, और आपका फोर्स के साथ ब्रीथिंग, और आपका फोर्स के साथ हमका एक्सहेल, फोर्स के साथ जब हम एक्सहेल करते हैं तो आई और आपका ये ई आर भी लिखेंगे हम यहाँ पर, ई आर वी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इनको तीनों को काउंट करेंगे तो ये वाइटल जैविक क्षमता आ जाएगी, जो फेफड़ों को हमेशा जैविक फॉर्म में हम बोल रहे हैं, तो मतलब फेफड़े इसमें कैसे रहेंगे आपके, हेल्दी रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखना टीवी वैल्यू कितनी है आपकी 500, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 3000 या 2500, जो भी आपको लिखना, 2500 से लेकर के हम 3000 तक इसकी रख सकते हैं, और इसकी हम 1000 से कितनी रख सकते हैं 1100 तक रख सकते हैं। समझ में है ना। अब इसको आप काउंट करोगे तो वीसी इक्वल कितनी हो जाएगी 500 और 2500 समझ लो 3000 हो गए, 3000 और ये 1000 कितना हो गया 4000। तो 4000 से लेकर के, और यदि हम ये से 500 और ये 3000 को काउंट करें तो 3500 और आपका 1100 कितना हो गया आपका 4600, ठीक है ना। तो ये आपका 4000 से लेकर के 4600 ml जो आपकी एक बार में ये आएगी गैसों का रेशियो, वो आपकी कहलाएगी वाइटल कैपेसिटी, लंग्स की जैविक क्षमता कहलाएगी। वो लंग्स की जैविक क्षमता होती है, एक तो ज्वरीय आयतन, ठीक है, निश्वसित आरक्षित आयतन और उच्च निश्वसित आरक्षित आयतन। समझ में ना। इनका जब हम ऐड कर देते हैं तो ये आपकी जो वैल्यू आती है वो आपकी जैविक क्षमता कहलाती है, ठीक है, जो लंग्स के लिए जरूरी है। लिख लिया। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वीसी की वैल्यू कितनी होती है, इसको ऐसे ही पूछा जाएगा, वीसी क्या है, वीसी की वैल्यू क्या है, हाँ जैविक क्षमता क्या है, इसको आप लिख लीजिए। और फिर लास्ट में आपका आता है, एक आता है आपका टीएलसी, ये है टीएलसी,
TLC, TLC इसे हम क्या बोलेंगे, इसका पूरा नाम क्या है, टोटल लंग कैपासिटी, टोटल लंग्स भी लिख सकते हैं हम, दो है तो टोटल लंग्स कैपेसिटी, कुल फुफ्फुसीय क्षमता, फेफड़ों की कुल क्षमता, ठीक है ना, कुल फुफ्फुसीय क्षमता कितनी, लंग्स में मतलब टोटल कितनी हवा को वो अपने अंदर रख सकता है, समझ में है ना। तो कुल फुफ्फुसीय क्षमता हम ऐसे निकालेंगे, TLC इक्वल, सबको ऐड कर दो, ये हो गया TV प्लस IRV प्लस आपका हो गया ERV और प्लस हो गया आपका RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये भी आपका रेसिडुअल वॉल्यूम भी होता है। ये हमने ले लिया 500, ये हमने ले लिया आपका 2500 से 3000, ये हमने ले लिया 1000 प्लस प्लस रहेगा, ये प्लस साइन, 1000 से आपका 1100 और प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1200 से लेकर के आपकी 1500 तक। क्लियर। अब आप ऐड करोगे TLC को तो टोटल आ जाएगा, ये जैसे 3000 हो गया, ये आपका 4000 हो गया और ये 4000 के बाद ये आपका कितना हो गया, आपका 5200 हो गया, समझ में है ना। तो 5200 से लेकर के यदि हम इसको काउंट करें तो 500 3000 3500 3500 और 1100 आपका कितना हो गया, 3500 और 1100 4600 और आपका 1500 कितना हो गया, 4600 और 1500 कितना हो गया, 4600 और 1500 कितना हो गया, 6100, कितना हो गया 6100। तो इस तरह से ये 6100, ठीक है ना, जो आपकी ये वैल्यू आती है ये टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। 5200 से लेकर के 6100 तक की जो लंग्स में गैसेस को रखने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है एक बार में, ठीक है। ये तो ये यदि इनके क्वेश्चन आएंगे तो टोटल आपकी यही वैल्यू को लेकर के आएंगे, ठीक है। ये कि क्या कहलाते हैं, ऐसे डेफिनेशन करके, फुल नेम भी पूछ सकते हैं इसके कि फुल नेम लिखिए, कहाँ देखा जाता है, क्या कहलाता है, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हटाएं इसे, आगे चलें, लिख लिया। चलिए अब देखिए, एक नॉर्मल पर्सन में जो ब्रीथिंग रेट होती है, नॉर्मल जैसे हम लोग है ना, एडल्ट हैं हम लोग, यदि हम एक चाइल्ड में देखें, चाइल्ड और कैसा चाइल्ड, न्यूबॉर्न चाइल्ड में देखें तो जो ब्रीथिंग रेट होती है, तुरंत का जो बेबी आपका जन्म लेता है उसकी सांस लेने की क्षमता कितनी होती है, ब्रीथिंग श्वासोच्छ्वास करने की जो क्षमता है 1 मिनट में वो कितनी होती है, 44 पर मिनट होती, 1 मिनट में 44 बार आपका ब्रीथिंग करता है, 1 मिनट में उसकी, हाँ, सांस लेना और छोड़ना ही कहलाती ब्रीथिंग। हार्ट बीट आपकी अलग है, हार्ट बीट आपकी जैसे हमारी नॉर्मल कितनी होती है, आपकी 72 होती है, ठीक है ना, उसमें आपकी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। जब तुरंत का एक बेबी जन्म लेता है तो उसकी सभी रेट जो होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, वो बढ़ी हुई निकलती है, क्योंकि अलग एटमॉस्फेयर से वो बाहर आ रहा है, ठीक है ना। फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल होता है आपका, उसमें कुछ टाइम लगता है 1-2 दिन का, तो धीरे धीरे फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, तुरंत में उसकी सभी रेट बढ़ी हुई निकलती हैं। तो इसी तरह न्यूबॉर्न में सांस लेने की भी जो क्षमता होती है वो 1 मिनट में 44 बार ब्रीथिंग करता है, कितनी बार, 44 बार। जबकि नॉर्मल चाइल्ड यदि हो जाएगा, जब आपका बिल्कुल कुछ समय का हो जाएगा, या हम बोले तो अपने हम लोगों को भी देख सकते हैं एडल्ट में यदि हम देखें तो जो सांस हम लोग लेते हैं वो कितनी लेते हैं हम एक बार में, 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं, कितनी, एक नॉर्मल पर्सन में जो आपकी ब्रीथिंग रेट है, श्वासोच्छ्वास जो क्रिया होती है, सांस लेना और छोड़ना, तो 1 मिनट में कितनी बार होती है। कोई कभी पेशेंट रहा हो, एडमिट रहते हैं, तो वहां आपके सब वो मशीनों में आपके रेस्पिरेट्रोग्राम वगैरह जो आपका वो होता है जिससे नापते हैं हम ब्रीथिंग रेट, वो आपकी सब लगी रहती मशीन, तो उसमें कितनी रेट आती है, 12 से
18 के बीच में, ठीक है ना, 14 से 16 या 18। कभी अब जैसे 1-2 पॉइंट बीमारी के केस में जैसे 20, 21 ऐसी हो तो वो भी वहां पर आपकी नॉर्मल ही काउंट की जाती है, बहुत ज्यादा उसमें, क्योंकि वो बीमार है, ठीक है ना। तो नॉर्मल पर्सन में हम लिख सकते हैं इसको 14 से ले लो आप, 14 से 16 या कि 18 भी आपकी नॉर्मल हम समझ सकते हैं, 14 से 16 या कि 18, समझ में ना। 18 से अब जब वो आपकी ऊपर होती है तो फिर वो आपकी वो बीमारी में ही 1-2 पीछे पॉइंट आगे पीछे जा सकता है, लेकिन यदि बीमार नहीं हो तुम तो आपका इतना ही आना चाहिए, समझ में आया ना। ये है पर मिनट, ये पर मिनट में है, ये 1 मिनट में इतनी आपकी आना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 16 या 18 के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, यदि हम फ्रॉग को देखें, फ्रॉग का थोड़ी स्पेशल है। फ्रॉग में जो ब्रीथिंग करने की जो रेट है, ब्रीथिंग रेट कैसी होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। ये 1 मिनट में, इन 1 मिनट में कितनी बार करता है, ये 80 बार करता है। कितनी बार, 80 बार। तो हमसे कई गुना ज्यादा होती है इसकी। क्यों होती है, क्योंकि इसकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसके ब्लड में डीऑक्सीजन, इसकी पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, अशुद्ध रक्त बहता है इसकी बॉडी में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा घुली रहती है। अतः वहां ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए जल्दी आपकी सांस लेता है। देखना जब कभी बैठा हो तो उसके यहाँ पर आपका ट्रंक पोर्शन में उसका ऐसे ऐसे होता ही रहता है, वो जल्दी सांस लेता है, समझ में ना। तो ये मेढक की थोड़ी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में हमेशा ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। क्लियर, आगे चलें, लिख लिया, हाँ लिख लीजिए। मेढक में होती है 1 मिनट में 80 बार, और एडल्ट हेल्दी पर्सन में, यह है एडल्ट हेल्दी पर्सन, एडल्ट हेल्दी पर्सन में आपकी होती है 14 से 16 या कि 18 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 18 भी आपका नॉर्मल में ही आता है, ठीक है। लेकिन अब इससे ऊपर यदि होने लगे, जैसे 25, 30 ऐसे हो जाए तो फिर आपकी बीमारी ही है, श्वसन से संबंधित कोई बीमारी ही है, समझ में आए। आगे चले, लिख लिया। अब देखिए, अब मैं कुछ आपको स्पेशल पॉइंट बताती हूँ। जैसे एक वर्ड आता है यूपनोइया, ये क्या कहलाता है, यूपनोइया। एक होता है हाइपोनोइया, एक होता है आपका हाइपरनोइया, एक होता है एपनोइया, एक होता है एफेक्सिया, ठीक है, एक होता है हाइपोकैपनोइया, एक होता है हाइपरकैपनोइया। ये क्या वर्ड होते हैं, ये इनका मतलब क्या होता है, मेडिकल लाइन में ये आपके वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कभी किसी का हम टेस्ट कराते हैं तो यूपनोइया कहलाती है नॉर्मल ब्रीथिंग। जब हम टेस्ट कराएं यदि रेस्पिरेशन से संबंधित, ठीक है ना, लंग्स में कोई वो है तो हमारा एक्सरे वगैरह यदि कुछ होता है और कहीं पर मेंशन है यदि आपका यूपनोइया, तो उसका मतलब है कि नॉर्मल है हमारा लंग्स, बराबर आपकी सांस आपकी क्या हो रही है, बराबर जा रही है और निकल रही है, ठीक है। तो जब हमारा लंग्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, हम नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं, नॉर्मल तरीके से सांस छोड़ते हैं, स्वस्थ है हमारा मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो आपका कहलाता है यूपनोइया। सामान्य संवातन की दर, जब आपकी बिल्कुल सामान्य संवातन हो रहा हो तो वो स्वस्थ आपका श्वसन तंत्र कहलाएगा, समझ में आए ना। हाइपोनोइया कहलाता है कि जब आपकी ऑक्सीजन की कमी होने लगे, श्वसन तंत्र में सांस बराबर ना जाए, ठीक है, कहीं आपका कोई बीमारी हो, आपकी श्वसन नली आपकी क्या हो, कहीं पर ब्लॉकेज हो, तो प्रॉपर जब सांस नहीं जाती, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती, ऑक्सीजन की कमी, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हाइपोनोइया। क्या बोलेंगे,
हाइपोनोइया, ठीक है ना। हमारे लंग्स में जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाती, हमारे श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन की कमी आपकी आज होने लगती है, तो उसे बोलते हैं हम हाइपोनोइया, ठीक है। यह है आपका, एक मिनट, यह है आपका नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग आपकी सामान्य संवातन दर, ठीक है ना। यहाँ आपकी ऑक्सीजन की कमी के कारण, ये वर्ड हम यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे, देखना। मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण आपकी ब्रीथिंग रेट जो है, ब्रीथिंग रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। जब आपकी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो जो ब्रीथिंग रेट जो अभी मैंने लिखवाई है आपको 14 से 16 या 18 के बीच में, वो 10 या कि 12 या कि 9, 10, 11 ऐसे मिलने लगे। 1 मिनट में जब ब्रीथिंग रेट आपकी कैसे मिलने लगे, कम मिलने लगे, नॉर्मल से कम हो जाए, तो वो कहलाता है आपका हाइपोनोइया। जहां कहीं भी यदि हाइपोनोइया लिखा हो तो आप समझ जाइए कि प्रॉपर सांस नहीं जा रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, समझ में आया ना। एक होता है हाइपरनोइया, मतलब जब संवातन की दर बढ़ जाती है, ब्रीथिंग रेट जब बढ़ जाती है, ठीक है ना। ब्रीथिंग रेट का क्या हो जाना, बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, ठीक है। इंक्रीज ऑफ ब्रीथिंग रेट इज कॉल्ड द हाइपरनोइया। जब आपकी सांस लेने की दर आपकी 1 मिनट में 25-30 आने लगे, तो वो आपकी क्या है, आपकी हाइपरनोइया, ठीक है। मतलब आपके ब्रीथिंग रेट जब आपकी क्या हो, बढ़ने लगे, मतलब यहाँ भी आपकी क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड होने के कारण हम जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। यदि जल्दी जल्दी ब्रीथिंग नहीं करेंगे तो अंदर हमारे जो टिश्यू हैं, हमारे हार्ट के जो टिश्यू हैं, वो आपके नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, अटैक आने लगेंगे। तो इस तरह से ये ब्रीथिंग रेट जब आपकी बढ़ जाती है, दोनों ही कंडीशन आपकी खतरनाक है, ठीक है। या तो कम जाए या कि बढ़ जाए, दोनों ही कंडीशन में हार्ट को क्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट हम, ये है एपनोइया। एपनोइया कहलाता है जब कुछ समय के लिए ब्रीथिंग रुक जाए, अचानक से ब्रीथिंग का रुक जाना, सांस लेना एकदम से घुटन टाइप में होने लगे, अचानक से सांस रुक जाए थोड़ी समय के लिए, और पता चले फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाए, तो संवातन दर का रुकना, संवातन दर वही ब्रीथिंग रेट, ठीक है ना, ब्रीथिंग रेट का अचानक से रुक जाना, और उस रुक जाने में जान भी जा सकती है। यदि वो लंबा 1 मिनट तक रुक गई तो जान भी जा सकती है। अपन सांस कब तक ऐसे खींच सकते हैं, मतलब एक लिमिट तक ही खींच सकते हैं ना, अपनी अंदर की जितनी क्षमता होगी। बोलते हैं सांस, एक खेल खेलते हैं हम कि सांस रोक करके फिर उस पार, जो कबड्डी कहलाता है, जो जाते हैं, तो एक लिमिट के बाद उसकी सांस छूट जाती है कि ना, ठीक है। वो लंबे समय तक नहीं रोके रख सकता, क्योंकि सांस यदि रोके रखेगा तो कैसे CO2 निकालेगा, O2 कैसे लेगा। तो वो एक लिमिट तक ही आपकी रोकी जा सकती है, एक लिमिट के बाद फिर नहीं रोकी जा सकती, और उतनी देर जितनी देर हमने रोकी उतने में काफी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए कभी सांस रोकना नहीं चाहिए, समझ में आया ना। नेक्स्ट है आपका एफेक्सिया। क्या कहलाता है, एफेक्सिया कहलाता है एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से दम घुट जाना। जैसे वही है कि आपने एपनोइया कर लिया, संवातन दर को रोक लिया आपने कुछ देर के लिए, और यदि सांस रोके रह गए तो पता चलेगा अंदर CO2 इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपका दम घुट जाएगा, डेथ हो जाएगी। जो आपके हैंगिंग केस आते हैं आपके, कि फांसी लगा लिया, कहीं ये कर लिया, कहीं वो कर लिया, तो उसमें यही होता है कि यहाँ आपका जब बंद हो गया तो ऑक्सीजन अंदर गई नहीं और अंदर CO2 बढ़ गई, और इस कंडीशन में व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। दम घुटने के कारण क्या हो गई, व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो वो कहलाता है एफेक्सिया। क्या कहलाता है, एफेक्सिया। एफेक्सिया कहलाता है। टेस्ट वगैरह जब होते हैं तो उसमें लिखा रहता है एफेक्सिया, ठीक है। तो एफेक्सिया में जान चली जाती है सीधे, ठीक है। अब आता है हाइपोकैपनोइया और हाइपरकैपनोइया। हाइपो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता
कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का क्या हो जाना, कम हो जाना, कम हो जाना। अंदर जो हम सांस छोड़ते हैं, तो सांस जब छोड़ते हैं तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एक नॉर्मल कितनी आपकी 500 बताई ना, टीवी वॉल्यूम नॉर्मल तरीके से हम इतना छोड़ते हैं, यदि इससे आपकी कम होने लगे तो वो आपकी कहलाएगी हाइपोकैपनोइया। क्या कहलाएगी? CO2 की सांद्रता का ब्रीथिंग रेट में कम होना, और CO2 की सांद्रता का बढ़ जाना, हाइपर कहलाता है बढ़ जाना। यहाँ CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रीथिंग रेट में कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं हाइपरकैपनोइया, और जब ब्रीथिंग रेट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम जाती है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोकैपनोइया। समझ में आया? तो ऐसे ये आपके वर्ड आते हैं, जैसे ये आपका पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो ऐसे वर्ड आपके पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है, जो कि श्वसन से रिलेटेड है। समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट देखना, अब आपकी आती है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी, जो आपकी बीमारियां हैं श्वसन से, या डेफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या डिसऑर्डर या क्या डेफिशिएंसी आपकी देखते हैं। तो आपके ये डिसऑर्डर या कि ये डिसीज मिलती हैं आपकी देखने को, डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है श्वसन से संबंधित, बताना मुझे। क्या होता है? अस्थमा, ठीक है, अस्थमा हो गया, अस्थमा। और दूसरा क्या? टीबी, बिल्कुल। ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। थर्ड क्या होता है? हार्ट अटैक, हाँ, ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो वो हार्ट के जब ऊतक नष्ट होंगे तो वो आपका हार्ट अटैक। जो वो किस कारण से हार्ट अटैक आ सकता है? क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही हो। जब ऑक्सीजन प्रॉपर क्यों नहीं जा रही? तो कहीं नली अली में आपका क्या है, जाम है, तो वो आपकी कहलाएगी, आपकी कहीं या तो ब्लॉकेज आ जाए या कि नली में स्वेलिंग आ जाए, ठीक है ना, कुछ प्रदूषक तत्व लेने की वजह से आपका ऐसा कुछ, जब आपकी ब्रोंकियोल या ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस वगैरह आपके डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाती, तो उस बीमारी को बोलते हैं हम ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। एक आपने पढ़ा होगा निमोनिया, क्या पढ़ा है? निमोनिया, जो कि पहला फॉर्म रहता है प्लूरेसी, भी मैंने बताया ना बीच में, एक लिक्विड का बढ़ जाना, लंग्स में लिक्विड बढ़ना ही आपका पहले प्लूरेसी, और यदि ये लंबा बढ़ गया तो वो आपका निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और निमोनिया ही आगे चल करके फिर टीबी का रूप ले लेगा। समझ में आया ना? इस तरह से एक होता है एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा, ठीक है, ये व्यावसायिक श्वसनीय रोग कहलाता है। व्यावसायिक जो आपका यही फैक्ट्री वगैरह, आपकी चक्की वगैरह, यहाँ ऐसे डस्ट पार्टिकल जहां हो, वहां पर जो आपके लेबर लोग, आपके मजदूर लोग जो काम करते हैं, तो उनमें श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हो जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं एम्फाइसीमा। क्या बोल सकते हैं? एम्फाइसीमा। समझ में आया ना? तो ये बीमारियां हैं। अस्थमा आपको पता है, अस्थमा कैसे होता है? सांस दमा कहलाता है, दमा भी हम इसे ये आपका एक फंगल डिसीज है। ये क्या है? ये फंगी के कारण होता है, फंगल डिसीज है ये। इसका कारण क्या है? फंगस करता है अस्थमा फेफड़ों में। आपको पता है नमी पा करके फंगस का जो माइसीलियम होता है ये बढ़ता ही जाता है। तो ये श्वसन तंत्र में यदि ये फंगस आपका आ गया तो ये ऐसे आपका बढ़ता ही जाएगा, ये और बढ़ता जाएगा तो श्वसन नली आपकी ब्लॉकेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉपर सांस अंदर नहीं जाएगी और ना बाहर निकलेगी, दम घुटता रहेगा हमेशा। समझ में है ना? और ऐसे व्यक्ति को खांसी आंसी ये बनती रहेगी, ठीक है, और कफिंग भी आने लगती है, और कहना चाहिए कि इनहेलर वगैरह इनको दवाई दी जाती है, ठीक है, और वही गर्म चीजों युक्त खाना वगैरह दिया जाता है। कहना चाहिए ज्यादा ठंडी वंडी से इनको बचना पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये अस्थमा कहना चाहिए आपका वो भी आ सकता है, जेनेटिकल भी आ सकता है, और दूसरा आपका ये फंगल डिसीज भी होता है।
एस्परजिलस वगैरह जो फंगस होते हैं वो इनको फैलाते हैं। समझ में आया ना। टीबी है, टीबी आपको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम, ये है आपका बैक्टीरिया का नाम माइक्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी कर देता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया डिसीज है, ये बैक्टीरिया डिसीज, वायरस डिसीज नहीं है। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन से हमारा श्वसन तंत्र क्या हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है, जिसकी थोड़े तुरंत में तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ता जाएगा 15 से आपका महीने तक में इसके लक्षण बिल्कुल क्लियर दिखने लगेंगे। इसमें पीला वो आता है कफ, हाँ जो बलगम होता है वो पीले रंग का आता है, सफेद नहीं आता, पीले रंग का आता है। समझ में है ना। बॉडी वेट जो होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है ना। बॉडी वेट लॉस होता है, इसमें फीवर बना रहता है, सांस फूलती है, बाकी दमे जैसे इसमें भी काफी लक्षण देखने को मिलते हैं। बस इसकी पहचान ये है कि अस्थमा में पीला बलगम नहीं आता और इसमें पीला बलगम आता है। ब्रोंकाइटिस में भी बलगम आता है, इसमें भी आपका सफेद बलगम आता है, ठीक है। इसमें भी सांस फूलती है, इसमें भी सांस फूलती है, इसमें भी सांस फूलती है, पर इनमें बॉडी लॉस नहीं हो सकता, इसमें बॉडी लॉस नहीं होता, इसमें भी बॉडी लॉस नहीं होता, लेकिन इसमें बॉडी लॉस तुरंत होता है, ठीक है। टीबी की स्टेज आती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे। तो पता चला यदि आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेज को यदि छोड़, पहले तो डायरेक्ट टीबी से मर जाते थे लोग, क्योंकि पहले ना टीबी का टीका बना हुआ था, ना टीबी का कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट था। लेकिन अब ट्रीटमेंट टीबी का है, बस वही है कि आप जल्दी ट्रीटमेंट उसका करवाइए। ऐसा नहीं कि फोर्थ स्टेज में आने के बाद बिल्कुल आपका जब जर्जर हो गया शरीर, पूरा आपका ट्रेकिया एक्किया ब्रोंकस वगैरह आपके खत्म होने लगे, उस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास बैठोगे तो फिर आपका लास्ट कंडीशन में बच पाना ना के बराबर होता है, फिर ना कहिए किस्मत ही आपको वो करे, ठीक है ना। तो लास्ट कंडीशन में नहीं बचाया जा सकता किसी भी बीमारी से, समझ में है ना। तो ये इसी तरह ब्रोंकाइटिस होती है। ब्रोंकाइटिस देखो क्या होता है, ब्रोंकाइटिस किसके कारण होता है। ब्रोंकाइटिस आपका ये तो बैक्टीरिया के कारण, ये फंगस के कारण बताए। ब्रोंकाइटिस होता है कार्बनिक कंपाउंड लेने के कारण, जो कार्बन, जैसे हम धुआं, स्मोकिंग वगैरह लेते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, टोबैको वगैरह लेते हैं, तो ये जो केमिकल होते हैं, ये केमिकल क्या करते हैं हमारी ट्रेकिया को, ये केमिकल हमारी ट्रेकिया को, एक तो कार्बन तो जमता ही है सीधे, कार्बन ये काला काला आपका ये जमता जाएगा, जमेगा तो भी आपकी नली क्या होगी, आपकी जाम होगी, जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और या कि यहाँ पर स्वेलिंग ला देगा। जब स्वेलिंग लाएगा तो ये आपकी नॉर्मल है, और जब सूजेगी ये, तो ये आपकी जब अंदर की ओर सूजेगी तो ये ऐसी हो जाएगी, ये अंदर की ओर सूज करके भी क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी, ऐसे बाहर और अंदर की तरफ भी सूज करके ये क्या हो जाएगी, ये नैरो हो जाएगी, बिल्कुल पतली। अब ऑक्सीजन कैसे जाए, ठीक है, ऑक्सीजन कम जाने लगेगी कि नहीं। तो इसलिए इन्हें भी आपका क्या बोलते हैं इसको, दवाई दिया जाता है, वही पंप वगैरह जो करते हैं, कैप्सूल वगैरह दिए जाते हैं। ये आपके ब्रोंकियोडायलेटर वगैरह से जो कैप्सूल वो करके हम सक करते हैं दवाई को, तो वो दवाई जब आती है तो इसे जो स्वेलिंग वगैरह है इसको नॉर्मल कर देती है, इसको नॉर्मल कुछ समय के लिए, जो ब्लॉकेज वगैरह है ये हल्का फुल्का ऐसे फैला देती है इस ट्यूब को। ब्लॉकेज भी रहे आते हैं लेकिन ट्यूब को थोड़ा फैला देगी, जिसकी वजह से उस दवाई के असर के कारण कुछ देर तक ऑक्सीजन बराबर आपकी जाती रहेगी। लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा ये ट्यूब फिर से आपकी उसी कंडीशन में आ जाएगी, फिर से आपको दवाई लेनी पड़ेगी, फिर पंप करना पड़ेगा। समझ में आया ना। तो ये होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस किसी आपकी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होती है, ब्रोंकाइटिस केमिकल से होती है। ये केमिकल आपके स्मोकिंग में हो सकते हैं, टोबैको में हो सकते हैं, अल्कोहल वगैरह में हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनसे हमें दूर रहना चाहिए। समझ में आया ना। निमोनिया आपकी बैक्टीरियल डिसीज है, निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, जिसे हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस, ये देखो कोकस लगाया है मैंने, कोकस कैसा बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया के मैंने कई पार्ट बताए हैं, कोकस, बैसिलस, स्पाइरोलम, ठीक है ना, विब्रियो, इस तरह के बैक्टीरिया के मैंने कई फॉर्म बताए थे। तो कोकस बैक्टीरिया कैसा होता है, कोकस बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, नहीं मालूम, पढ़ नहीं तो कहां से मालूम होगा।
कोकस बैक्टीरिया राउंड होता है। कैसा होता है? राउंड बैक्टीरिया को कोकस। तो ये डिप्लो लिखा है। डिप्लो मतलब दो। जब सिंगल आपका मोनोकोकस कहलाएगा, लेकिन जब एक से दो होते हैं तो ये ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से जब ये राउंडेड बैक्टीरिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं तो ये निमोनिया, वहां पर कोल्ड जमा करने लगते हैं। ठीक है ना? और कोल्ड के कारण हमारा कोल्ड बोले तो नमी आने लगती है, गैस की जगह नमी, और यही नमी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और लिक्विड का रूप ले लेती है। समझ में है ना? तो ये निमोनिया। तो डिप्लोकोकस या दो से और ज्यादा हो गए, ऐसे चेन में आ गए, जब दो से ज्यादा हो गए तो इन्हीं को हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस मतलब निमोनिया कब होगा? जब राउंड बैक्टीरिया दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं, तब जाकर के ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्टेड करते हैं और वहां पर ठंड जमा करते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में क्या होने लगती है? प्रॉब्लम होने लगती है। समझ में आ गए? बिल्कुल, निमोनिया ही आगे चल करके, यदि निमोनिया आपका लंबा हो गया तो ये आपका टीबी बन गया। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। प्लूरेसी, पहले ये जब एकाध बैक्टीरिया रहेगा तो प्लूरेसी कहलाएगा। वही लिक्विड आपका बढ़ेगा धीरे धीरे, और लिक्विड बढ़ा तो ये निमोनिया से फिर आपका टीबी। बहुत स्पीड में बढ़ते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको कितना टाइम लगना है ग्रोथ करने में और डिवीजन करने में अपना? अरे 10-15 दिन में वो आपका बढ़ जाएगा। इतना निमोनिया में टाइम ही नहीं देता है। ठीक है ना? निमोनिया बहुत खतरनाक डिसीज है। अब तो फिर भी ट्रीटमेंट बच्चों में सबसे ज्यादा होता है निमोनिया, पर ऐसा नहीं कि केवल बच्चों बस में होता है, बड़ों में भी हो सकता है निमोनिया। समझ में आ गया? तो ये आपकी बीमारी है। एम्फाइसीमा को मैंने बताया कि यही आपके सीमेंट, जैसे सीमेंट फैक्ट्री है कोई, वहां कितनी सारी लेबर लगी रहती है और 24 घंटा वो डस्ट पार्टिकल आपके वहां पर उड़ रहे हैं। वो डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे आपके क्या हो रहे हैं? सांस में आपके जमा हो रहे हैं, ट्रैकिया वगैरह, लंग्स वगैरह में जमा हो रहे हैं। एक समय के बाद ऐसा टाइम आएगा कि लंग्स आपके सॉलिड हो जाएंगे। वो डस्ट जमा करते करते जो लंग्स आपके सिकुड़ते और फैलते हैं, उनमें सिकुड़ने और फैलने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब वो सिकुड़ेंगे और फैलेंगे ही नहीं तो सांस कैसे आपका बाहर निकालेंगे और सांस कैसे लेंगे वो अंदर? एल्वियोलाई में जब ये आपके पार्टिकल जमा हो गए, ये आपके सॉलिड पार्टिकल जब जमा हो गए, तो जो ट्रैकिया से आपकी जो ऑक्सीजन आनी है वो कहाँ जमा होगी? अब ये सॉलिड तो निकल नहीं सकते। ठीक है ना? गैस ही आपके यहाँ से डिफ्यूजन द्वारा निकाल दी जाती है। डिफ्यूजन प्रोसेस सॉलिड को थोड़ी निकाल सकता है। ठीक है ना? तो जब ये आपका प्लेस कवर कर लिए ये डस्ट पार्टिकल, तो ऑक्सीजन भरने के लिए एल्वियोलाई में जगह ही नहीं रहेगी। और ऐसे व्यक्ति में ऑक्सीजन की यदि कमी हुई तो तुरंत आपका अटैक आया, तुरंत आपके टिश्यू ऑर्गन आपके खत्म हुए, व्यक्ति की मृत्यु होने के चांसेस रहते हैं। समझ में आया ना? तो ये ऐसा एम्फाइसीमा भी आपका देखने को मिलता है, जो श्वसन से संबंधित बीमारी है। समझ में आ गया? आगे चले। यहां पर मैं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कर रही हूँ? कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है? यदि कोई डाउट हो यहाँ पर तो आप बता दीजिए मुझे, मैं आपको बता देती हूँ। अभी यदि कोई क्वेश्चन हो श्वसन से संबंधित, जो मैंने पढ़ाया है आपको, श्वसन से रिलेटिव यदि कोई भी टाइप का कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। कोई क्वेश्चन आपको मिले हो ऐसे जो आपसे नहीं बन रहे हो तो आप बता दीजिए। पूछना है कुछ? नहीं? लंग्स वॉल्यूम, हाँ, क्या है? कैसे हो सकता है? एक नॉर्मल मैंने लिखा है, वहां लिखवाया है नॉर्मल पर्सन में, हेल्दी पर्सन में। ठीक है ना? यदि हम हेल्दी हैं फिजिकल फॉर्म में, पूरे एक एडल्ट पर्सन यदि हेल्दी है तो वो हेल्दी का ही मैंने लिखवाया है वॉल्यूम और कैपेसिटी। लेकिन यदि अनहेल्दी हैं, हमें किसी भी तरह की बीमारी है, हमारा जो बॉडी वेट है वो प्रॉपर नहीं है, हमारा जो फिटनेस के जो जितने हैं आपके, वो यदि पूरी तरह से हम फिट नहीं हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे आएगा। और यदि आप पूरी तरह से, आपकी रिपोर्ट पूरी फिट है, आप फिजिकली फॉर्म में पूरे फिट हो, तो आप हेल्दी हो। और यदि हेल्दी हो तो वो हेल्दी की आपकी वैल्यू लिखी है, एक हेल्दी पर्सन में और एक एडल्ट पर्सन में। समझ में आ गया? और कोई क्वेश्चन? ठीक, चलिए हम आगे सिस्टम में चलें। देखिए, अब आपका स्टार्ट होने वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे हम बोलते हैं परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र।
परिवहन तंत्र या इसी को परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। समझ में आया ना? सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। इन ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है हार्ट को। समझ में आया ना? लेकिन हार्ट पढ़ने के पहले जो मेन परिवहन का कार्य करता है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना? तो देखना, जो सर्कुलेशन होता है वो क्या कहलाता है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बोले तो आपका परिवहन क्या कहलाता है? परिवहन। परिवहन किसे बोलेंगे आप? परिवहन क्या कहलाता है? परिवहन, हाँ बोलिए हिंदी में। परिवहन ट्रांसपोर्ट करना, वेरी गुड। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है ना? तो किन का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना? फूड आइटम का, वेरी गुड। और ऑक्सीजन बोले तो गैसेस का, और हाँ ब्लड ही के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होना। ब्लड आपका एक तरह का ट्रांसपोर्ट है, समझ में है ना? जो कि क्या करता है? एक्सक्रीटरी मटेरियल भी हो जाएगा, समझ में है ना? मीन्स सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस ट्रांसपोर्टेटेड द मेनी टाइप ऑफ मटेरियल लाइक दिस आपका फूड आइटम, ठीक है ना? जैसे आपका ये है फूड आइटम, फूड आइटम जो लिक्विड हो चुका है आपका गैसेस, ये हो जाएगा आपका गैसेस, ठीक है ना? आपका विटामिन्स वगैरह, विटामिन्स, मिनरल्स, मेडिसिन, ये आपका मिनरल्स, ये हो जाएगा आपका ड्रग्स बोले तो मेडिसिन, दवाइयां, ठीक है ना? और आपका वेस्ट सब्सटेंस, वेस्ट मटेरियल, ये एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल, ये भी लिख सकते हैं। तो ये सब मटेरियल, ये जितना भी आपका मटेरियल है, जो भी हम खाते पीते हैं और बाहर निकालते हैं, वो पूरा मटेरियल बाय ब्लड के थ्रू आपका वन प्लेस टू अनदर प्लेस या पूरी बॉडी में इस तरह है आपका क्या होता रहता है? सर्कुलेट होता रहता है। समझ में है ना? मतलब शरीर में रक्त द्वारा उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों का रक्त द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित होना या परिवहन करना ही कहलाता है आपका परिवहन तंत्र, या कि परिवहन कहलाता है हिंदी में सर्कुलेशन। और ये जिस सिस्टम के द्वारा चलता है वो सिस्टम कहलाता है आपका परिवहन तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त द्वारा शरीर में उपयोगी और अनुपयोगी। उपयोगी कौन हो गए? आपके फूड आइटम। गैसेस में जैसे हमने O2 ले लिया, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है ना? कुछ दवाइयां, ये उपयोगी हो गई। अनुपयोगी में आपका क्या बता दिया? जैसे CO2 अनुपयोगी हो गई। जैसे कि ड्रग्स में यहीं पर हमने दूसरे नशीले पदार्थ ले लिए, ठीक है? ड्रग्स में दवाइयां भी बोल सकते हैं, और ड्रग्स में कुछ आपके केमिकल जो कि हार्मफुल है, जैसे अल्कोहल है, जैसे स्मोकिंग वगैरह, धुआं वगैरह जो जा रहा है, तो ये सब आपका ये हो जाएगा अनुपयोगी। और एक्सक्रीटरी में तो आपको पता ही है कि यूरिया, ये आपका यूरिया, ये सब आपका ये अनुपयोगी पदार्थों को और उपयोगी पदार्थों को रक्त के द्वारा बॉडी में प्रवाहित करना ही कहलाता है परिवहन, ठीक है? और ये जिस सिस्टम में हम पढ़ते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं परिवहन तंत्र, ठीक है? समझ में आ गया? डेफिनेशन समझ में आ गई ना? बन जाएगी सभी से? क्लियर है? आगे चले। अब देखिए, मेन जो आपका परिवहन का वर्क करता है बोले तो सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी मटेरियल आपका क्या कहलाता है? मेन हमने लिख दिया। मेन सर्कुलेटरी मटेरियल इज क्या है आपका? ब्लड। क्या है आपका? ब्लड। जो सर्कुलेशन का वर्क जो आपका कर रहा है वो कौन है? आपका ब्लड। सर्कुलेटरी मटेरियल कहलाएगा ब्लड। एंड अनदर में हम यदि दूसरा में हम पढ़े तो दूसरा में आपका कहलाएगा लिम्फ। ब्लड मेन आपका ब्लड कहलाएगा, एंड सेकंड आपका सर्कुलेटरी मटेरियल आपका कहलाएगा लिम्फ को हिंदी में हम बोलते हैं लसिका। क्या बोलते हैं? लसिका। इसे हम बोलेंगे रक्त।
रक्त और लसिका आपके ऐसे दो तरल पदार्थ हैं जो मटेरियल को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। समझ में आएगा? वन प्लेस से अनदर प्लेस में ट्रांसफर करने का वर्क ये दो ही करते हैं, एक ब्लड और एक आपका लिम्फ। ब्लड आपका मेन है, कहना चाहिए आपका लगभग 99% आपका जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है वो इसके द्वारा, और जो 1% मटेरियल आपका बचता है, 1% से भी कम आपका बचता है, वो होता है बाई लिम्फ के द्वारा। ठीक है ना? जब ब्लड मटेरियल को लेकर के आपका ट्रांसफर करता है, जैसे ये है Hb और Hb O2 को ट्रांसफर कर रहा है, O2 को ट्रांसफर कर रहा है बॉडी में, तो इसे हम बोलेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ब्लड के द्वारा सर्कुलेशन हो रहा है, तो हम पढ़ेंगे इसे क्या? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जब ब्लड के द्वारा मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो बचा कुचा मटेरियल होता है, जब आपका लिम्फ के द्वारा मटेरियल आपका ट्रांसपोर्ट होता है, बाय लिम्फ के द्वारा मटेरियल आपका ट्रांसफर होता है, तो उसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। या हम बोलेंगे लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम? लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। समझ में है ना? लिम्फ सर्कुलेटरी और ये आपका सिस्टम, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम। समझ में आ गया ना? अब देखना, बात करें हम यहाँ पर ब्लड की, सबसे पहले तो हमें ब्लड उठाना है, ठीक है? बाद में फिर हम ये और सर्कुलेशन वगैरह पढ़ाएंगे। तो हम बात करते हैं ब्लड की। देखना, ब्लड क्या है आपका? सबसे पहले आप बताओ मुझे, ब्लड है क्या? लिक्विड है, ठीक है? और लिक्विड और क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना? एक तरह से, हाँ, टिश्यू वर्ड जो लग गया है आपका, टिश्यू है आपका, ये ब्लड जो है तो टिश्यू है। मैंने आपका सेल के बाद डायरेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाई है ना, क्योंकि उसके पहले मुझे साइटोलॉजी के बाद आपकी हिस्टोलॉजी टिश्यू पढ़ाने थे, लेकिन यही ब्लड को हमें डिटेल देना है, तो ये अब हम यहाँ पर इसको बता रहे हैं। तो देखिए, हिस्टोलॉजी जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर आपकी हिस्टोलॉजी आपकी कहलाती स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है? स्टडी या हम लिख सकते हैं वोल या कंप्लीटेड स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। बोले तो औतकी, क्या बोलेंगे इसको? औतकी, ये आपका औतकी कहलाती। औतकी विज्ञान क्या है? ऊतकों का अध्ययन। यहां हम लिख सकते हैं संपूर्ण ऊतकों का अध्ययन। ऊतक क्या है, कितने प्रकार के हैं, क्या उनके कार्य हैं, ये सब। जैसे हमने सेल पढ़ी ना कि सेल क्या है, सेल कितने प्रकार के, सेल ऑर्गन क्या है, उनके फंक्शन क्या है, कितनी स्टडी नहीं की है सेल के बारे में। सेम इसी तरह ऊतक का संपूर्ण अध्ययन, ठीक है ना? ऊतक का संपूर्ण अध्ययन कहलाता है आपका क्या? औतकी। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें टिश्यू की स्टडी करते हैं वो कहलाती है औतकी। ऐसी ब्रांचें भी पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में कि ये हिस्टोलॉजी क्या है, ठीक है? ऊतक देखो, ऊतक क्या कहलाते हैं? यदि हम ऊतक की डेफिनेशन बोले तो ऊतक किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स। और कोई बताएगा मुझे ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक किसे कहते हैं? व्हाट इज द टिश्यू? बोलो जल्दी, व्हाट इज द टिश्यू? क्या? यूनिट ऑफ ऑर्गन। और ऊतक किसे कहेंगे? जैसे देखिए, सभी के माइंड में जो आपने पहला आंसर दिया है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, ये नॉर्मल बुक में भी हम उठाते हैं तो हमें मिल जाता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड द टिश्यू। लेकिन ये आपकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ये करेक्ट डेफिनेशन क्यों नहीं है? देखिए, जैसे ये हमने एक लिया कल्चर मीडियम, एक ट्रे ली, ठीक है? ये हमने इसमें ले लिया, ये सेल ले लिया, ये सेल, कुछ आपकी ये सेल ले लिया, कुछ आपकी ये सेल ले लिया, ठीक है? कुछ आपकी ऐसी सेल ले लिया, कुछ ऐसी सेल ले लिया। ये आपका सेल का एक ग्रुप है ना?
सेल बना दी ना मैंने, सभी ये सेल है, न्यूक्लिएटेड है, सभी में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये सभी आपकी सेल भरी हुई है आपकी ग्रुप में एक। तो क्या ये क्या कहलाएगा, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ सेल का पढ़ेंगे, और ग्रुप ऑफ सेल की टिश्यू कहलाएगा, है ना, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि आपने जो बताया कि ये एक सेल का ग्रुप है और इसे हम बोलेंगे क्या, टिश्यू। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये टिश्यू नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? टिश्यू हम किसे बोलते हैं, टिश्यू देखो, टिश्यू हम किसे कहते हैं, ऐसी सेल, ऐसी सेल्स जिनकी ओरिजिन, जिनकी उत्पत्ति कैसी हो, एक समान हो, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो, ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। अब पता चला ये वाली सेल आपकी प्लांट सेल है, ये वाली सेल आपकी अलग सेल है, ये एनिमल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, ऐसी कई सेल, तो सबकी ओरिजिन अलग अलग है। या कि आप समझ लो ये ह्यूमन है, ह्यूमन की पूरी सेल है ये, तो ह्यूमन की ये सेल आपकी एक्टोडर्म से निकली है, ये भी एक्टोडर्म से निकली है, ये मीजोडर्म से निकली है, और ये इंडोडर्म से निकली है। तो क्या सबकी ओरिजिन सेम है? नहीं है ना। आपको पता है हमारी बॉडी का निर्माण 3 लेयर से होता है, हमारी बॉडी 3 लेयर से बनती है, 3। एम्ब्रियो जब बनता है आपका, जाइगोट के बाद जब आपका सेल डिवीजन होता है, तो आपकी सेल के द्वारा ये 3 परतें बनाई जाती हैं। एक को हम बोलते हैं बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत, ठीक है ना। इसे हम बोलेंगे एक्टोडर्म, इसे हम बोलेंगे मीजोडर्म, और इसे हम क्या बोलेंगे, इंडोडर्म। समझ में आया ना, बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत, ठीक है ना। अब इन परतों में जो सेल होती हैं, ये आपकी ये सेल है, ये सभी एक जैसी सेल है, ठीक है। भले चाहे किसी का शेप ऐसा उल्टा तिरछा चाहे कैसा भी हो जाए, आकार और कार्य भले चाहे चेंज हो जाए, लेकिन उत्पत्ति यदि यहीं से होती है, तो इन सभी सेल के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। लेकिन पता चला 2 यहाँ की सेल ले लो और 2 यहाँ की सेल ले लो, कुछ सेल आपकी ऐसी हैं, कुछ सेल आपकी ऐसी हैं, इसमें ऐसे कुछ आकार ऐसी ले ली, कुछ आपकी ऐसी आकार ले ली, ये अब ये भी आपकी क्या है, टिश्यू ही है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही प्लेस से हो रही है। लेकिन आप 2 इसकी सेल ले लो और 2 इसकी सेल ले लो, ये आपकी ऐसी और आपकी ये ऐसी, और आप बोलो कि ये क्या टिश्यू है? नहीं है, ये ग्रुप तो बन गया है लेकिन ये टिश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी ओरिजिन डिफरेंट है। ये एक्टोडर्म से बनी है तो कुछ आपकी मीजोडर्म से बनी है। तो हमें टिश्यू की करेक्ट डेफिनेशन जो होती है वो ये है कि ऐसी सेल्स का ग्रुप जिनकी उत्पत्ति एक ही जगह से होती है, उन सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। समझ में? सेल का ग्रुप तो बनेगा लेकिन वो ग्रुप कैसा होगा कि जो एक ही जगह से आपकी बन करके आई हो, ठीक है। यदि बॉडी में आपकी डिफरेंट आपकी हैं, तो वो जैसे हमारी बॉडी में भी होते हैं ना, टिश्यू होते हैं कई प्रकार के, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू। अब पता चले सब बॉडी में हमारी ही तो भरी है, आपकी मसल्स भी है, हमारी न्यूरॉन भी है, तो सभी एक न्यूरॉन रख दो, एक मसल्स रख लो और आपका एक सोमैटिक सेल रख लो, और इन तीनों सेल को, जैसे ये आपका न्यूरॉन हो गया, ये न्यूरॉन हो गया, ये मसल्स हो गई, ये सोमैटिक सेल हो गई। अब इन सेल के ग्रुप को आप कह दो कि ये टिश्यू है, नहीं है, ये टिश्यू नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये न्यूरॉन अलग है जो कि इससे मैच नहीं कर रही, और ये सेल आपकी अलग है जो इससे मैच नहीं कर रही। इसलिए आपकी जो न्यूरॉन है तो न्यूरॉन को ही बनाएगा, समझ में है ना। तो न्यूरॉन सेल के ग्रुप को हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं, मसल्स की सेल के हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी स्किन में सेल रहती हैं जिन्हें हम सोमैटिक बोलते हैं, उन्हें हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। हार्ट की सेल आपकी अलग रहेंगी तो उसे हम कार्डियक टिश्यू बोलते हैं। बोले तो आपका ये होता है ना आपका टिश्यू, हृदय ऊतक आपके होते हैं, एक आपके तंत्रिका ऊतक होते हैं, पेशीय ऊतक होते हैं और उपकला ऊतक होते हैं, ठीक है। समझ में है ना। तो इस तरह से ये मैंने बताया कि टिश्यू की डेफिनेशन। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन कहलाते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी एन ग्रीव कहलाते हैं, एन ग्रीव, GREW,
एन ग्रीव को हम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करके रखिए। ये फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोले तो औतकी के जनक, औतकी के जनक कहलाते एन ग्रीव। एन का मतलब है नेमियाह, ये है आपका नेमियाह, नेमियाह, नेमियाह ग्रीव, ग्रीव, नेमियाह ग्रीव। सबसे पहले ऊतकों के बारे में इन्होंने ही बताया था, ग्रीव ने, एन ग्रीव ने, ठीक है ना। और किन ऊतकों को बताया था इन्होंने बताया था प्लांट टिश्यू को, प्लांट टिश्यू को सबसे पहले टिश्यू में भी इन्होंने बताया प्लांट टिश्यू। तो फादर ऑफ टिश्यू या फादर ऑफ प्लांट टिश्यू के नाम से इन्हें जाना जाता है। फादर ऑफ टिश्यू भी बोल सकते हैं या कि फादर ऑफ प्लांट टिश्यू भी इन्हें बोला जा सकता है। समझ में आया ना। लेकिन एनिमल टिश्यू जो दिया है, एनिमल टिश्यू जैसे हम लोगों के जो ऊतकों के बारे में बताया, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू यदि पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यू को दिया है आपका ये विचार्ट, विचार्ट, विचार्ट ने दिया है आपका ये विचार्ट, ये एनिमल टिश्यू के फादर कहलाएंगे विचार्ट, ठीक है। विचार्ट कहलाते हैं एनिमल टिश्यू के जनक। हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब हम बात करते हैं कि टिश्यू को देखो टोटल डिवाइड किया गया हायर ऑर्गेनिज्म में, जो टिश्यू को डिवाइड किया गया है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी। एक होते हैं आपके क्या, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू बोले तो पादप ऊतक, और एक होते हैं क्या, जंतु ऊतक, बोले तो यहां हो जाएगा एनिमल, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ये चार्ट में बनाते जाना आप लोग, बहुत डिटेल नहीं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर आपको टिश्यू को कवर करवा रही हूँ आज की क्लास में, ठीक है। जो आपके प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? दो। प्लांट टिश्यू दो भागों में बटे होते हैं। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आपकी हिंदी है विभोज्योति ऊतक, इनको हम लिखेंगे विभोज्योतिकी ऊतक या विभाजन करने वाले ऊतक, विभोज्योतिकी ऊतक या कि विभाजन करने वाले ऊतक को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और एक होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट आपके कहलाते स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक जिनमें विभाजन नहीं होता है, जिनमें विभाजन नहीं होता है वो कहलाते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। समझ में आया ना, लिख लिया। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये भी दो भागों में बांटे गए हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल बोले तो साधारण स्थायी ऊतक, सिंपल को बोलेंगे हम साधारण स्थायी ऊतक, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू। और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। समझ में आ गया। सिंपल परमानेंट टिश्यू साधारण आपके स्थायी ऊतक, और ये कहलाएंगे जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। आपको ये देखना है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो ये जैसे ये हमारा टिश्यू है, यहां समझ लीजिए बिल्कुल, ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आपकी ये सेल है, ये हमारा टिश्यू है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है कि इनकी सेल में लगातार विभाजन होते रहते हैं। ऐसा टिश्यू जिनकी कोशिकाओं में हमेशा विभाजन होता रहता है, उसे हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या विभाजन करना मतलब विभोज्योतिकी या विभाजन ऊतक। तो ऐसा ऊतक जिनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है, उस ऊतक को बोलते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये प्लांट के हर पार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हम बता देंगे इसके पार्ट वगैरह भी। ऐसा ऊतक जिसमें लगातार विभाजन होता है उसे हम बोलते हैं क्या, विभोज्योतिकी ऊतक। समझ में आ गया ना। परमानेंट टिश्यू कि ऐसा ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता, जिनकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता, डिवीजन इज एब्सेंट, डिवीजन इज
एब्सेंट, ये आपका डिवीजन, ऐसा ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन रुक जाता है, विभाजन रुक नहीं मतलब होता ही नहीं, फिर ऐसा ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है उसी को ही हम बोलते हैं क्या, स्थायी ऊतक। समझ में है ना। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है कि ऐसा टिश्यू जिनमें कोशिकाओं का आकार भी क्या होता है, सेम होता है, और फंक्शन भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं साधारण परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना। ये साधारण परमानेंट टिश्यू जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, फर्स्ट लिखना आपका पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा सुना होगा आपने। दूसरा लिखना आपका कॉलिन, एक होता है पेरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, कॉलिन, कॉलिनकाइमा, और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, एक आपका रहेगा स्क्लेरेन्काइमा, एक रहेगा आपका स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये आपका 3 प्रकार का होता है, पेरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है ये। और जो कॉम्प्लेक्स आपका होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये भी 2 भागों में बटा होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखना, ये कितने भागों में बटा है, 2 भागों में। ये इधर मैं इस तरफ को कर देती हूँ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक होता है जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। ये नाम आपने सुने होंगे, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं आती हैं जिनका आकार और फंक्शन क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका ओरिजिन सेम होती है, बस आकार और फंक्शन अलग हो जाने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाता है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है ना, ये जटिल ऊतक कहलाएगा। तो इस तरह से प्लांट टिश्यू। और जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे तीन भागों में बटा होता है। बस थोड़ा सा इसको बस और देख लो, ये ऐसे, ये देखना, एक होता है आपका एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक होता है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कहलाएगा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एक होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल बोले तो शीर्ष विभोज्योतकी ऊतक, शीर्ष विभोज्योतकी ऊतक, ये ऊतक चाहे वो रूट हो और चाहे वो स्टेम हो, स्टेम के ऊपरी सिरे पर या जड़ों के ऊपरी सिरे पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो लगातार विभाजन करती हैं, जिसकी वजह से स्टेम की लंबाई बढ़ती है, जड़ों की भी लंबाई बढ़ती है। यदि ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना हो तो आपकी प्लांट की साइज ना बढ़े, लंबाई ना बढ़े, रूट की लंबाई ना बढ़े। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही शीर्ष पर स्थित होकर के तना या कि जड़ की लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है। समझ में आ गया ना, हो गया। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक को, ये आपका अंतरा, जो आपके नोड इंटर नोड होते हैं ना, तो ये देखना, ये नोड आपके जो आपकी संधियां कहलाती हैं आपकी, तो यहाँ पर ये होता है, तो यहाँ पर विभाजन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से ब्रांच निकलने लगती, शाखाएं, ये शाखाएं निकलने लगती हैं, यहाँ पर ये पत्तियां बनने लगती हैं यहाँ पर। तो इंटर कैलरी आपके ये अंतरा विभोज्योतकी ऊतक कहलाते हैं। अंतरा विभोज, ये इंटर कैलरी, जहां नोड गांठे होती ना, नोड जैसे गन्ना में गांठ होती, तो वहां से देखना आपका लीफ ये ब्रांच आपकी जो निकलती है तो नोड वाले पोर्शन से निकलती, तो वो अंतरा विभोज्योतकी कहलाएगा। समझ में है ना। एक होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप देखते हो कि स्टेम का पहले पतला पतला ऐसे लंबाई में बढ़ेगा और फिर स्टेम की मोटाई बढ़ती है। स्टेम कैसा होता है, मोटा होता है ना। तो वो मोटा क्यों होगा, क्योंकि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल जब आपकी ये विभाजित होंगी तो ये विभाजन करके, ये अभी इतना है, ये आपका इतना मोटा कर देंगी स्टेम को। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टेम की चौड़ाई को बढ़ाता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टेम की शाखाएं, पत्ती, फल फूल और आपका ऐसे ब्रॉड करता है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को बना देता है।
और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शीर्ष भाग को बढ़ाता है, बोले तो ऊपरी सिरे में लंबा होता जाता है। समझ में आ गया ना। तो ये आपका इतना है, परमानेंट टिश्यू आपका इतना है। इन सभी की आपकी फीचर्स होती हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं, क्या इसमें पाया जाता है, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, जाइलम में कौन सी सेल लिविंग है, कौन सी सेल नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इसको भी बता देंगे। फिलहाल अभी मैंने एक चार्ट के फॉर्म में प्लांट टिश्यू के जो प्रकार हैं वो मैंने बता दिए। हम कल बात करेंगे एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यू में ही हमारा आएगा क्या, ब्लड। क्या आएगा, ब्लड, जिसे हमें अच्छे से पढ़ना है। इसे तो हम अभी चार्ट फॉर्म में नॉर्मली निकाल रहे हैं, बट ये आपका हमें यहाँ पहुंचना है इसको डिटेल पढ़ने के लिए, समझना। तो वो कहाँ पर आता है एनिमल टिश्यू में, कौन सा टिश्यू बोलते हैं, इसे कनेक्टिव क्यों कहा गया है, वेस्कुलर क्यों कहा गया है, ये सब कारण हम बताएंगे आपको कल की क्लास में, ठीक है। इससे